अगर तो नमस्कार साथियों, जितने भी लोग हमसे इस समय जुड़ पाए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आई कार्ड द्वारा आयोजित इस वेबिनार में, जिसका शीर्षक है महामारी में जीवन और आजीविका। तो पिछले कुछ दिनों से हम कई राज्यों के ब्लॉक विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पे चर्चाएं कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 3-4 महीने में जो हालात कोविड के बाद पनपे हैं, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके हालातों के मतलब किस तरीके से उन लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बिहार राज्य के ऊपर अपने डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार के हालात काफ़ी खराब रहे हैं, क्योंकि बिहार इस समय एक दोहरी मार झेल रहा है। ना सिर्फ वहाँ पे लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, जैसे आज हम जानते हैं कि करीब 1,20,000 के आसपास वहाँ कोविड केसेस हैं, और बल्कि वहाँ पर बाढ़ का प्रकोप भी इस समय काफ़ी भयावह हो चला है और वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं। अगर ऑफिशियल डेटा देखें तो करीब 80 लाख से ज़्यादा लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं, और मैं जानता हूँ कि ये नंबर और भी ऊपर होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भाई किस तरीके से पिछले 3-4 महीने में जो बिहार की स्थिति रही है, जब प्रवासी मजदूर लौटे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी आजीविका पे क्या असर पड़ा है, बाढ़ से किस तरीके के हालात उत्पन्न हुए हैं, और कोविड और बाढ़ को मिला करके जिस तरीके से लोगों को समस्याएं वहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का परिचय अपने पैनलिस्ट मेंबर से करा देता हूँ। तो आज हमारे साथ इस चर्चा को करने के लिए 5 पैनलिस्ट मेंबर्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी एक पत्रकार हैं और हमें पश्चिम चंपारण जिले के नौतन ब्लॉक की जानकारी पिछले कुछ महीनों से दे रहे हैं। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं रंबा सिंह जी। आप निर्देश संस्था से जुड़ी हुई हैं और मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों की जानकारी हमें देती रही हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी सखीरी महिला विकास संस्थान से जुड़े हैं और हमें सिवान जिले की जानकारी पिछले कुछ महीनों से दे रहे हैं। हमारे दो साथी अंजलि और नबिला आई कार्ड टीम के सदस्य हैं और पिछले कुछ महीनों से बिहार के अलग अलग ब्लॉक्स की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों का भी स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने इस समय अपना सरकीमती समय निकाल करके हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमने जिस तरीके से आई कार्ड का जो हमारा डेटा है हमने उस पर इकट्ठा किया है कि अलग अलग जो लोगों की स्थिति है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के किस तरीके से चीजें हुई हैं। तो हम एक संक्षिप्त में आपको एक ब्यौरा देना चाहेंगे कि जो हमने अपना डेटा कलेक्ट किया है अलग अलग जिलों से, ब्लॉक से, लोगों से बातचीत करके, तो उसकी एक समग्र पिक्चर हम आपके सामने रख पाए। तो मैं अंजलि से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो एक डेटा को हमारे दिखा पाए और बता पाए कि किस तरीके के पैटर्न्स और किस तरीके की चीजें बिहार में उभर के आ रही हैं। ओवर टू यू अंजलि। थैंक्स शौर्य। आई कार्ड में हमने 6 क्षेत्रों में डेटा कलेक्ट किया था। खान पान की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, उधार ऋण की व्यवस्था, आय के साधन की नुकसान, प्रवासी मजदूरों की सुविधाएं और सामाजिक भेदभाव। हम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है शौर्य? जी अंजलि हो रही है। आप फर्स्ट स्लाइड पे जाके उसको बड़ा करते हैं ताकि लोग देख सकें। जी हेलो जी जी अभी बेहतर है। सबसे पहले हमने अपने ब्लॉक एक्सपर्ट से 1 से 3 के बीच में स्कोर दिया है हर ब्लॉक को। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट बिहार और नॉर्थ वेस्ट बिहार का डेटा देखते हैं, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो फ्लड से अफेक्ट हुए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जुलाई में जो काला बार है हमारा, वो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं गिरा है, चाहे वो खान पान हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उधार ऋण हो। सबसे पहले खाने पीने की व्यवस्था को अगर देखें तो उसमें पहले से मई जून से जुलाई का जो ब्लॉक का स्कोर है वो पहले से गिरा है। इसका मेन कारण यही है कि बाढ़ के समय पे कुछ पंचायत पहले से डूब गई थी और इस वजह से कुछ बेसिक रिसोर्सेज भी उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाए थे, और कहीं
ना कहीं लॉकडाउन की वजह से की जरूरत थी और फूड पैकेट की भी जरूरत थी, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन इस महीने में एकदम बंद था। इसलिए हम देख सकते हैं कि जुलाई के महीने में स्कोर कहीं ना कहीं गिरा है। स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें तो कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं बिहार में, और फिर भी जो पंचायत लेवल पे क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं का भी स्कोर हम देख सकते हैं कि जुलाई में गिरा है। उदाहरण ऋण में भी लॉकडाउन और बाढ़ की वजह से लोगों में मतलब मैंने अपने ब्लॉक एक्सपर्ट से यही सुना था कि पहले जितनी बैंक में भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, उधार भी उतना अवेलेबल नहीं है जितना जून में फिर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुना था। रही बात प्रवासी मजदूर की, तो हम देख सकते हैं कि जुलाई का जो बार है वो बढ़ा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो आने वाले प्रवासी मजदूर हैं वो आ चुके थे, लेकिन हालांकि भली हम देख सकते हैं कि ब्लॉक स्कोर बढ़ रहा है, पर मैंने जितने भी ब्लॉक एक्सपर्ट से बात की थी तो ये ध्यान देने की बात है कि अगर हमने 30 ब्लॉक्स में डेटा कलेक्ट किया था जुलाई में, तो 23 ब्लॉक्स में ये सुनने को आया था कि प्रवासी मजदूरों के पास कोई आय का साधन मौजूद नहीं है। तो इस बात पर हम और आगे ब्लॉक एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे कि ये चीज बहुत ही गंभीर है कि आय का साधन मौजूद ही नहीं है, और दूसरा अगर है भी तो सिर्फ 15 से 20% माइग्रेंट्स ही हैं जिनके पास कोई काम है अभी, जितने भी ब्लॉक्स हमने सर्वे किए उस हिसाब से। रही बात लाइवलीहुड लॉस की, मतलब आय के साधन के नुकसान की, तो वो भी हम देख सकते हैं कि जुलाई में पहले से बढ़ा है, मतलब नुकसान की स्थिति ज्यादा है। इसका भी वही वजह है कि जो कुशल कारीगर हैं और जो दूसरे दिहाड़ी मजदूर हैं उनको लॉकडाउन की वजह से और बाढ़ की वजह से काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा का काम बिहार में आई थिंक 80% ब्लॉक्स में एकदम बंद है, मतलब जीरो हो रहा है। तो इस पर भी हम आगे ब्लॉक एक्सपर्ट से थोड़ी चर्चा करेंगे। रही बात सामाजिक भेदभाव की, तो वो एक के आसपास ही दिखने को मिल रहा है दोनों रीजन्स में, तो ये इतनी गंभीरता की बात नहीं है। हालांकि थोड़े पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और बैठक हुए हैं बिहार में, पर फिर भी इतनी वहां पर फ्रीक्वेंसी सुनने को नहीं मिली है। ये जो ग्राफ है ये साउथ ईस्ट बिहार का है, आंगा रीजन का, जहां फ्लड से अफेक्ट नहीं हुआ था एरिया। जो इसमें हम देख सकते हैं कि जुलाई का जो स्कोर है पहले वाले रीजन से थोड़ा अधिक है, और कहीं कहीं जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में और प्रवासी मजदूर में तो हम देख सकते हैं कि पहले से इम्प्रूवमेंट भी है। फिर भी खान पान में जो सुविधाएं हैं, कहीं कहीं पीडीएस ना खुलने की भी शिकायतें आई हैं, तो उसमें ड्रॉप होते हुए देखा है स्कोर को। इसके बारे में भी हम और ब्लॉक एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। और लाइवलीहुड लॉस जो है, जो आय के साधन का नुकसान है, वो इस एरिया में भी अधिक है। भले ही ये एरिया फार्मर्स को और दूसरे एरिया जितना अफेक्ट नहीं किया था, पर फिर भी हमने देखा है कि नुकसान की स्थिति दिहाड़ी मजदूरों में भी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो देखने को मिले हैं। जी धन्यवाद अंजलि। रंभा सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में जो प्रवासी वापस आए, जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से, अप्रैल से उनका आना शुरू, मई से आना शुरू हुआ, तो तब से लेकर के अभी जिस प्रकार से बाढ़ ने भी काफी हालात खराब किए हुए हैं आजीविका, तो आप उस तरीके से अगर हमें बता सकें कि आपके क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों का अगर पिछले 3-4 महीनों से किस प्रकार से दिक्कतें उन्होंने झेली और किस प्रकार से उसमें बदलाव आए, कि मई जून में क्या समस्याएं थी तो आज क्या समस्याएं हैं, और क्या उनका वापस जाना भी अभी शुरू हो गया है, तो क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, अगर आप हमें बता सकें प्रवासी मजदूरों की। जी जी जी, कोरोना सेंटर के बाद फिर वो 10-15 दिन में घर चले गए। हेलो जी जी रमेश जी, सुन पा रहे हैं, आप थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी जी, तो वे 10-15 दिन में घर चले गए, क्वारंटाइन सेंटर से घर चले गए। उसके बाद में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि उनके पास परिवार थे, बच्चे थे। जो घर में परिवार महिलाएं रहती थी वे मजदूरी करने जाती थी, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि उस समय कहीं मजदूरी नहीं मिल रही, घर में जो मवेशी पालने वाले लोग थे, वो मवेशी के चारा लाने में भी उनको दिक्कत होता, नहीं जा पाते थे।
लेकिन जब ये घर लौटे तो इनको जून में 1,000 रुपया इनके अकाउंट पर भेजा गया था और इनके पास राशन कार्ड भी नहीं थे, इनके नाम से राशन कार्ड भी नहीं था। बहुत प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को भोजन हो। उसके बाद क्या हुआ, अभी की जो स्थिति है उसमें 70% प्रवासी मजदूर लौट गए हैं फिर अपने काम पे, और वहां से जहां वो काम करते थे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, वहां से बस आया और बस से इन लोगों को लेके चला गया। और जो अभी 30% लोग बचे हुए हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। रिक्शा ठेला, लॉकडाउन में रिक्शा ठेला चल नहीं रहा है, वो अपनी रोजगार कुछ करते, मजदूरी मिल नहीं रहा है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिसके कारण कहीं खेती की काम नहीं हो रही है, मनरेगा का काम भी नहीं हो रहा है। और ये बाहर जाके कुछ लोग हैं, लगभग 20% ऐसे लोग हैं कि कहीं घर बनाने का काम करते हैं, मजदूरी उसमें करते हैं या मिस्त्री के काम करते हैं, तो उसी से उनकी रोजी रोटी कुछ चल रही है। लेकिन सरकार के तरफ से अभी प्रवासी मजदूरों के लिए कोई ऐसा काम, आजीविका की काम नहीं चल रही है जिससे उनकी मुसीबत जो है उनको लगा हुआ है, उनकी समस्याएं दूर नहीं हो रही है। रमा सिंह जी, मैं एक फॉलोअप सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि अभी 70% जो लोग हैं वो वापस चले गए हैं, बट जब ये मई जून में आए थे उस समय किस प्रकार से इन लोगों की व्यवस्था की गई थी? जब क्वारंटीन सेंटर से घर गए थे तो किस प्रकार से, क्या उस समय इन लोगों को थोड़ा काम मिला था? क्योंकि हमने देखा था जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो जून में उनके क्या हालात थे जब बाढ़ नहीं आई थी? उस समय हालात बहुत खराब थे क्योंकि कहीं मजदूरी मिल नहीं रहा था। जो परिवार में महिलाएं थे, बच्चे थे, वो कहीं मजदूरी करने, बच्चे तो नहीं जाते थे लेकिन महिलाएं मजदूरी करने जाती थी, उनको कहीं मजदूरी मिल नहीं रहा था। इनके पास जो कुछ पैसा था, जो पहले से था, उसी पैसा से अपना खाना चलाते थे। लेकिन किराना दुकान से इन्होंने किसी आसपास के जो किराना दुकान था उनसे ये उधार लेके खाते थे। तो 1 महीना तो किराना दुकान वाला उधार दिया, दूसरे महीना से देना बंद कर दिया। उसने कहा कि तुम कमा नहीं रहे हो, तुमको पैसा कहाँ से आएगा कि मेरा तुम पैसा सधाओगे, तो उनको अनाज देना भी बंद कर दिया था। और ज्यादातर प्रवासी मजदूर के पास राशन कार्ड नहीं था। सरकार ने एक अभियान चलाया कि राशन कार्ड में सबका नाम जोड़ा जाए, तो राशन कार्ड में नाम जोड़ने से लेके अभी तक, अभी राशन कार्ड बहुत कम ही लोग हैं जिनको मिला है, राशन कार्ड भी नहीं मिला है। राशन कार्ड नहीं है तो राशन दुकानदार उनको राशन का सामान नहीं देता था, तो उनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई थी और वे बहुत परेशान रहते थे। खेती गृहस्थी का भी काम नहीं मिलता था, कहीं मजदूरी भी नहीं मिलता था, मैंने बहुत परेशानी की स्थिति में थे। और सरकार ने मात्र 1,000 रुपया उनके अकाउंट पर भेजा एक बार, उसके बाद से फिर नहीं भेजा। जी, तो रमा सिंह जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। तो जैसे आपने बताया कि जिस प्रकार से हालात काफी गंभीर रहे हैं जून से लेके अभी तक, और अभी काफी सारे प्रवासी वापस जाने लगे हैं, तो राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से हालात रहे? तो जो रमा सिंह जी बता रहे हैं जिस तरीके से कि वहां पर उनके यहाँ पर पैसे आए बट लोगों ने राशन देना बंद कर दिया और मात्र 1,000 रुपए सरकार ने दिए, उससे वो काम नहीं चला सकते थे, कि आपके क्षेत्र में प्रवासियों की किस तरह का प्रकार से हालत रही है और अभी क्या हालत है? और मई जून में जब वो वापस आए थे, जिस तरीके की उन्होंने समस्याएं झेली थी, और अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या हालत है आपके क्षेत्र में उनकी? स्थिति जो है तराई माम की तरह है। पहले से जो है इधर कुछ प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों में, लेकिन कुछ लोग इस सतह पर वापस लौट रहे हैं कि उन्हें जो बुला रहे हैं काम कराने के लिए, वो बस भेजते हैं, तब जो है मजदूरे वहां जा रहे हैं। और बाकी 50% मजदूरे अभी जो है बिहार में, मुख्य रूप से मेरे इलाके नौतन में, अभी बेकार जो है बैठे हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन का जो नियमावली है, समय सारणी का बराबर इधर से उधर परिवर्तन करने के कारण जो है मजदूर परेशान है। दूसरी बात है कि बसें नहीं चल रही है, बसें जो बंद है, बसें चलती थी तो उस पर जो है कुछ मजदूरों को काम मिलता था, पोलदारों को मिलता था, टेम्पू और रिक्शा चालक को भी
काम मिलता था, सामान वगैरह लाद कर इधर से उधर पहुंचाते थे। तो बसें भी जो है बंद है, और कोई निश्चित समय जो है जिला प्रशासन के तरफ से नियमावली जो है लॉकडाउन का निर्धारित नहीं किया जा रहा है। एक तो स्थिति जो है ये भयावह है, और जिससे मजदूरों की जो है हालत ठीक नहीं है। तो राजकुमार जी, क्या आपके क्षेत्र से भी करीब ज्यादातर मजदूर जो मई जून में आए थे वापस जा चुके हैं, कि अभी नहीं, भी 50% रोजगार ढूंढ रहे हैं? जी, 50% लोग जो है वापस गए हैं। वो भी जो है वहां से बाहर से बसें आई है तब। और जो 50% वहीं पर हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? हाँ, तो उनको बहुत स्थिति वही भयावह है। एक तो कोरोना का डर है, शहर में डर से वो काम करने नहीं जा रहे हैं। पहला तो ये है समस्या की डर है मन में, जाते हैं तो शहर में जो है हम भी बीमारी लेके चले आएंगे। तो तो उनके अभी जो कर्ज लेकर काम कर रहे हैं। थोड़ा अभी बाढ़ की जो स्थिति है, आधा मेरा ब्लॉक जो है, इस पंचायत का 10 पंचायत में तो टोटल फसल गन्ना और धान का जो है एकदम सफाया हो गया, और सरकार की तरफ से जो कुछ मिलने वाला था वो भी नहीं मिला है। उससे तो भारी तबाही है। तो इस समय ये लोग अपना खाने पीने का कैसे इंतजाम कर रहे हैं? क्या सरकारी राशन की दुकानें जो हैं इनको जी, पर्याप्त? वही आधार है। जो राशन, सरकारी राशन जो मिल रहा है यूनिट के अनुसार से, जो लोग बाहर में पहले रहते थे उनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, उन्हें परेशानी है। इसलिए डीलर कहता है कि आपका इसमें राशन कार्ड में नाम तो है नहीं, हम आपको राशन देंगे नहीं, इसलिए हमको यूनिट के अनुसार राशन मिलता है। तो अब उसमें जो बाकी शेष लोगों को जो मिलता है उसी में वो अपना बेचारा अब दाल सब्जी की जगह जो है अपना 2-3 आइटम कम करके जो है अपन पेट पाल रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार तो है नहीं। स्थिति भयावह है, त्राहिमाम की स्थिति है। जी। और राजकुमार जी, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो जब आप बता रहे हैं कि ये जो अभी बाढ़ की वजह से ये सारी चीजें इतनी बुरी तरह से अफेक्ट हो गई, बट जब बाढ़ नहीं थी और अगर जून महीने में जब ये वापस आए थे प्रवासी, जब हम लोगों ने सबने देखा था कि टीवी पे न्यूज में बहुत दिखा रहे थे कि बहुत सारे लोग पैदल चल के बिहार और ईस्ट यूपी की तरफ कूच कर रहे हैं, तो जब वो आए थे उस समय क्या खाने पीने की व्यवस्था, जैसे रंबा जी भी हमें बता रही थी कि सरकार ने 1000 डाले थे और उनके क्षेत्र में खाना पीना पर्याप्त नहीं दे पा रहे थे, तो हाँ, आपके उसमें क्षेत्र में भी इस प्रकार की दिक्कतें हुई थी? हाँ, उसमें कुछ जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, 14 दिन तो वहां रहे, और कुछ जो सोशल जो सामाजिक एनजीओ द्वारा पका पकाया भोजन जो है, कुछ जन प्रतिनिधियों द्वारा लंगर चलाकर जो है कुछ दिनों तक चावल दाल सब्जी की व्यवस्था जो है घर गांव गांव लोगों ने बांटा। मुख्य रूप से सभी लोगों के बस्ती में नहीं बांटा, जो लोग मुख्य रूप से जो वंचित जो साधारण लोग हैं, जो दलित कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उसी बस्ती में बांटा। लेकिन वो ज्यादा दिन मैंने नहीं चला, 1 सप्ताह तक चला। उससे भी वो थोड़ा उन लोगों को जीने का आधार मिला। और नबिला, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप पिछले कुछ समय से डेटा कलेक्ट कर रही हैं बिहार में, तो जो बाकी प्रकार के मजदूर हैं जो प्रवासी नहीं हैं, जो वहीं पे लोकल अपना काम करते हैं, जिसमें कुशल कारीगर होते हैं, जो आसपास के कस्बों में जाते हैं, अ, उनका किस प्रकार से, मतलब उनके नुकसान की क्या स्थिति रही? क्या उनको अभी कुछ हालात, अभी तो बाढ़ से और खराब हो गए होंगे हालात, मगर क्या जून में कुछ उनको काम मिल पाया कि तब से ही उनके हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं? Yeah, sure. Thank you for the question. तो longitudinally अगर देखें मई से लेके अभी तक, तो मई के दौरान क्योंकि लॉकडाउन था, तो उस समय जैसे हमारे ब्लॉक एक्सपर्ट्स ने बताया कि काम की दिक्कत डेफिनेटली ब्लॉक में थी, लोगों को आ रही थी। तो जैसे आप जिन के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्राफ्ट वर्कर्स हैं, तो उनका मेजर इशू आ रहा था कि डिमांड नहीं थी काम की, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो फिर वो इन चीजों में या क्राफ्ट या एक्स्ट्रा चीजों में पैसे नहीं लगा रहे थे। तो क्राफ्ट वर्कर्स की डेफिनेटली डिमांड की काफी इशू थी, क्योंकि लॉकडाउन का समय था तो दुकानें भी बंद थी, तो जो दुकानों पे काम करते हैं लोग, जो डेली के हिसाब से भी कमाते हैं, तो उनको भी किस तरह का काम नहीं मिल पा रहा था।
स्किल्ड वर्कर्स जैसे आप कारपेंटर्स और प्लम्बर की बात करें तो उनका जब ब्लॉक एक्सपर्ट से बात हुई तो एक काफी दिक्कत ये थी कि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो जो रॉ मटेरियल्स का एक्सेस था वो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो काम की डिमांड भी नहीं है और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं थे। और अगर मैं थोड़ा फेरी वालों को टच करूं तो मई के दौरान क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, लोग इधर उधर से मूव नहीं कर पा रहे थे ज्यादा और सिर्फ बेसिक चीजें लोगों को अवेलेबल हो पा रही थी, तो फेरी वाले भी अपना सामान बेच नहीं पाए। जब जून की बात आई, जब हमने जून में ब्लॉक एक्सपर्ट से बात करी तो थोड़े हालात बेहतर सुनने में आ रहे थे, क्योंकि जब बात हो रही थी जैसे राजकुमार जी से और भी ब्लॉक एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, तो लॉकडाउन जब लिफ्ट हुआ तो लोग इधर उधर घूम के थोड़ा बहुत सामान बेच पा रहे थे अपना, कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा काम चालू हुआ था। डिमांड अभी भी चीजों की कम थी, स्पेशली क्राफ्ट वर्कर्स वगैरह की। ऑल्सो इस टाइम पे ऐसा होता है कि शादियों का क्योंकि सीजन होता है तो कई लोग स्पेशली जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको काफी एम्प्लॉयमेंट शादियों के जरिए मिल जाता है, तो सालाना वो कमा लेते हैं। तो वो इस समय नहीं हो पाया, तो वो सीजन उनका काफी हद तक छूट गया, तो काम उनका और जो कमाई थी काफी कम हुई। बट जून में थोड़े हालात बेहतर होते नजर आ रहे थे कि अचानक से जुलाई में जैसे आपने बोला और अभी बात हो भी रही है कि जो फ्लड्स हैं और जो बढ़ते हुए कोविड केसेस हैं, उन दोनों की वजह से काफी हद तक लोगों को जो काम है वो बंद हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, काफी हैवी रेनफॉल थी, जो मनरेगा का काम थोड़ा बहुत चालू हुआ भी था कई जगहों पे तो वो पूरी तरह से बंद हो गया। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई, फेरी वाले भी अब डर के मारे मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो फेरी वाले भी कभी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। और जो बड़े मार्केट्स लगते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग एक ही जगह पे अपना सामान हफ्ते में बेच देते हैं, तो वो तो मार्केट्स लग ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो वो भी एक कारण है और वो भी एक एरिया है जहाँ पे लोगों को पीपल आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस। तो जो सेविंग्स हैं लोगों की वो दे हैव रन आउट, तो अपनी उनकी जो सेविंग्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं। तो जैसे अभी रंबा सिंह जी और राजकुमार जी ने भी कहा कि रिवर्स माइग्रेशन की अब प्रॉब्लम भी अब उस तरह से चालू हो गई है कि लोग जो यहाँ पे जिनको कोई काम अभी नहीं मिल पा रहा फिर वापस जाने की भी बात कर रहे हैं। तो जुलाई में डेफिनेटली फ्लड्स की वजह से, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ फ्लड ज्यादा था, वहाँ एक ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। थैंक यू नबीला। रंबा सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार के हालात हैं उसमें आप पंचायतों का रोल कैसे देखते हैं? पंचायतों ने या जो जिला प्रशासन है या ब्लॉक लेवल का प्रशासन है, तो उन्होंने किस तरीके से रोल निभाया, किस तरीके से जो है चीजें अभी की? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में देखा होगा कि कोविड के चलते क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था उनको करनी पड़ी, और अभी वही हालात बाढ़ में हो गए कि बाढ़ के लिए भी उनको उस तरीके से लगना पड़ा होगा, चाहे राज्य सरकार से उन्हें किस प्रकार का सपोर्ट मिला। बट अगर हम जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे जो हमारी बॉडीज हैं पंचायतों का, और उनकी अगर हम बात करें तो उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार से कुछ काम कर पाए या नहीं कर पाए? जी जी, एक बात है कि जैसे हम लोग पंचायत के साथ काम करते हैं तो सबसे पहले हमने पंचायत स्तर को पकड़ा, तो उसमें भी हम लोग महिला जनप्रतिनिधि के साथ काम करते हैं। तो जो महिला जनप्रतिनिधि थी उसको हम लोग ने कहा कि आप ऐसे करो कि एक सूची तैयार करो कि आपके वार्ड में, वार्ड स्तर पर कहा, आपके वार्ड में कितने प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन कमा के खाने वाले होते थे कि अगर कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग ने एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से एक सूची तैयार करवाया। सूची तैयार करने के बाद में हम लोग ने जुलाई में, एक बार हम लोग मई में रिलीफ का काम किए थे जिसमें सूखा राशन दिए थे। तब से एक परिवार को 25 किलो अनाज हम लोग, चूड़ा, चावल, दाल, तेल, नमक, हल्दी, मास्क भी दिए थे और इसको ग्लूकोन डी भी दिए थे। तो इस तरह एक बार हम लोग रिलीफ का काम किए थे। फिर जुलाई में स्थिति धीरे धीरे बिगड़ते गया क्योंकि जून तक और मई में तो लगातार लॉकडाउन थी। लॉकडाउन की वजह से किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, कोई कहीं जा नहीं रहे थे, कहीं बाहर भी, शहर भी आके कुछ काम कर लेते तो वो शहर में भी काम बंद थी। फिर जुलाई में हम लोग ने उसी लिस्ट को, जुलाई में ज्यादा मजदूर चले गए थे, बाहर से आ गए थे, मई में ही आ गए, मई से जून में बहुत सारे प्रवासी मजदूर घर पे आ गए। उनकी धीरे धीरे स्थिति बहुत बिगड़ती गई, तो उन्होंने, उनके माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग ने सूची तैयार करवाया था कि परिवार की क्या स्थिति है वार्ड स्तर पे।
500 की आबादी पर जो वार्ड्स होते हैं, तो 500 की आबादी पर हम लोग ने लिस्ट तैयार कराया है। जब लिस्ट मेरे पास आया तो फिर हम लोग ने जो हम लोग के साथ द हंगर प्रोजेक्ट हम लोग का फंड इस बार बहुत मदद किया है, उनके माध्यम से फिर हम लोग ने एक ट्रिप जितने माइग्रेंट लेबर थे उनको, जो प्रेग्नेंट थे, जो जिसके परिवार में 3-4 बच्चे थे, वैसे लोगों को सूची तैयार करके फिर हम लोग ने एक बार सूखा राशन उन तक पहुंचाया। इसके बाद पंचायत के माध्यम से जब मेरे पास लिस्ट आ गया तो फिर हम लोग ने क्या किए कि राशन कार्ड जिनके पास नहीं था उनके साथ सरकार के साथ लेजरिंग शुरू किए। मुजफ्फरपुर जिला में जीविका को दिया गया था जिम्मा कि आप घर घर जाके राशन कार्ड बनवाएं। हेलो, हाँ, अब मेरी आवाज जा रही है? हेलो, जी रंभा सिंह जी आ रही है। हाँ, तो जीविका को, मुजफ्फरपुर जिला में जीविका को जिम्मा दिया गया था कि जिनको राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड बनाए। तो जनप्रतिनिधि जो बनाई थी सूची, जिन को उस राशन कार्ड को लेके हम जीविका तक पहुंचे और उनको उनके साथ सरकार के साथ लाइजिंग किए कि इनकी जितने जल्द से जल्द हो सके राशन कार्ड बने। सरकार ने राशन कार्ड बनाया, अभी घर घर वितरण तो नहीं किया है, अभी सभी लोगों को राशन कुछ लोगों को मिला है जिनको अनाज मिलना शुरू हो गया था। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जैसे बस राजस्थान, हरियाणा, वो क्या हो रहा है, ये मजदूर के साथ मानव तस्करी भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे भी उसमें जा रहे हैं मजदूरी करने। जब जगह जगह निर्देश के तरफ से बस को रोका जा रहा है, राजस्थान जा रही है, गुजरात जा रही है, दिल्ली जा रही है, तो उस बस को हम लोग रोक के सर्च कर रहे हैं कि इसमें कितने बच्चे जा रहे हैं। कहीं 10 बच्चे, कहीं 15 बच्चे, कहीं 20 बच्चे भी मिल रहे हैं जो उस मजदूर के साथ जा रहे हैं मजदूरी करने। उसमें 1-2 ठेकेदार भी चले जा रहे हैं। तो एक ये भी समस्या सामने आ रही है कि ये कोविड-19 की वजह से बच्चे भी इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाओं का भी तस्करी हो रहा है। ये सब थोड़ा समस्या इसके साथ साथ जुड़े हुए आ रहे हैं। अब बाढ़ वाले जो क्षेत्र है जहाँ पे फ्लड आया हुआ है, वहाँ की स्थिति तो बहुत दयनीय है। वे एनएच पर, हाईवे पर अपना तंबू लगाकर, एक छोटा सा तंबू लगाए हुए हैं, उसमें 5 से 7 व्यक्ति रहते हैं, बच्चे हैं, वाइफ, हस्बैंड, सास ससुर जिनके पास है वे लोग साथ में है, उसमें बकरी भी है, मवेशी भी है, सब के साथ एक साथ रह रहे हैं। अब हम लोगों को थोड़ा इसमें चिंता बढ़ी हुई है कि अगर एक भी आदमी संक्रमित हो रहे हैं तो पूरे के पूरे परिवार उसमें जा रहा है। तो इसको लेके हम लोग सरकार के साथ लैचिंग का काम कर रहे हैं कि कैसे इनसे अलग रखा जाए। लेकिन अभी सरकार के लिए भी मुश्किल पड़ रहा है फ्लड को लेके कि उनको अलग करने की मुश्किल पड़ रहा है कि घर तो उनको है नहीं, घर तो उनका पानी में डूबा हुआ है और एक तंबू लगा के वो हाईवे पर रह रहे हैं। तो कम्युनिटी किचन का हम लोग वहां पर कराए हैं कि सरकार के द्वारा जो स्कूल है, बगल के स्कूल में समुदाय किचन चल रहा है जहाँ पे खाना बनता है, या आप बच्चे को नहीं बुलवाते हम लोग, उसके घर के जो माँ बाप है वे आके बच्चे के लिए खाना ले जाते हैं और बच्चे को खाना खिलाते हैं। लेकिन सभी जगह की स्थिति नहीं है, 2-4 पंचायत में हम लोग इस तरह का काम शुरू कराए हैं। ये स्थिति है। आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपने इनसाइट से निकले भी। प्रेमचंद जी शायद हमसे वापस जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे जो अभी हालात बदले हैं जिस प्रकार से, तो वहाँ पे आपने आपके क्षेत्र की जो पंचायतें हैं, जो ब्लॉक लेवल का जो प्रशासन है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और किस तरह से चीजें चल रही हैं? अगर आप हमें मई जून में जब लॉकडाउन खुला तब से लेकर अभी तक के हालात बता पाए तो आप सवाल। जो स्थानीय ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, मुखिया, जब आपको क्वारंटाइन सेंटर और जो समय जो प्रवासी मजदूर जो नौतन ब्लॉक के सरकारी विद्यालय में जो ठहरे थे और उनको जो है साबुन और मास्क या जिला प्रशासन ने जो है घर घर साफ सफाई वगैरह का जो है निर्देश दिया था, अधिकांश जगह जो मास्क बांटे गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उसमें जो है रद्दी किस्म के, मैंने उसमें जो कॉटन देना था उस टाइप का नहीं था, मैंने रद्दी किस्म का एक मैंने कोरम पूरा किया जनप्रतिनिधियों ने। जो कमिश्नर का जो आदेश था कि भाई उसमें जो
5वीं वित्त योजना की जो पैसे हैं उससे आप जो है मजदूरों के बीच में जो है आप थी आपको सैनिटाइजर, मास्क, लाइफ बॉय साबुन बांट सकते हैं। लेकिन जो चाहिए दिल से जो सहयोग करने का, उनको सहयोग नहीं मिला। और जो सेंटर था, सेंटर पर जो रहने वाले प्रवासी मजदूरों को जो सामग्री, मग, गिलास और आपको जो सामग्री देनी थी, उसमें भी बार्गेनिंग की गई है। कुछ जगह अच्छे काम हुए, कुछ जगह जो है अच्छे काम हुए हैं। तो मिला जुला कर मैंने अभी मिला जुला कर स्थिति ऐसी, मैंने बाढ़ और कोरोना का दोनों को देखा जाए तो मजदूर और प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति, मैंने वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकारमय बना हुआ है। मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा। मैंने स्थिति दोनों का जो है बाढ़ के कारण और जो वापस आके बैठे हैं बेकार होकर, भविष्य और वर्तमान दोनों खतरे में से मैंने झेल रहे हैं। बाढ़ से राजकुमार जी अभी जो हालात हैं, अभी किस प्रकार की स्थिति है, किस तरीके से लोगों को जो है भारी परेशानी आ रही है, और उसमें पंचायतें जो हैं जो अभी अगर कुछ स्टैंड ले पा रही हैं, कुछ मदद कर पा रही हैं कि इस समय जो है उनकी वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से मदद करने में असफल हो रही हैं? ना उसमें पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें कुछ कोई सहयोग नहीं है। जिला प्रशासन जो सीईओ होते हैं ब्लॉक के अंचलाधिकारी, उनके तरफ से जो राशन, सूखा राशन जो है, चावल और गेहूं और कुछ पैसे जो है उन लोगों को, किसानों को और उसमें जो पीड़ित है उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन उस इलाके में जो गन्ना और धान की फसलें हैं वो तो बिल्कुल एकदम स्वाहा हो गया है, कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो अभी जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जो राशन दे रहा है उसी पर भरोसा है उनका। तो मैं रंभा जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं कि कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं बिहार में, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? मैं इसमें दो प्रश्न डालना चाहूंगा। एक तो कोविड रिलेटेड किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही हैं, दूसरा जो बाकी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हमारे एएनएम कार्यकर्ता होते हैं, गांव में जाते हैं, छोटे लेवल पे पीएचसीज होते हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र या सामुदायिक उपचार केंद्र, जहां पर हम लोगों को प्राथमिक उपचार मिल पाता है लोगों को, तो उनकी क्या स्थिति है, अगर आप बता पाएं तो। हाँ हाँ बता देंगे। ये जो एक तो सब सेंटर होते हैं पंचायत लेवल पर, तो पंचायत लेवल पर सब सेंटर खुल नहीं रही थी। अभी अभी इधर 1-1.5 महीना से खुलना शुरू हुआ है, तो उसमें सिर्फ बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। अब ये कोविड-19 की जो बात करते हैं, तो पीएचसी से अभी इस माह से, ये सितंबर से पीएचसी से कुछ ग्रुप बना के लोग ने अब पंचायत स्तर पे कैंप लगा के जांच शुरू किए हैं। इसी का यही कारण है कि जांच में अभी ज्यादा संक्रमित लोग आ रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। बात रही हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो पैसा लूट रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल में उतना जगह नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो कहता है होम क्वारंटाइन हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, अब घर पे रहो और दवा हम तुम्हारे घर पर भेजा देंगे। हॉस्पिटल में रहने की किसी की व्यवस्था नहीं है। जिसकी सीरियस हालत होती है वो मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। अब मेडिकल कॉलेज में उतनी बेड नहीं है, उतनी रखने की सुविधा नहीं है, वे रह भी नहीं पाते हैं। तो अभी स्थिति सब तरह से मिला के मानिए तो बहुत गंभीर स्थिति है। हम लोग को खुद डर लगता है कि जो ज्यादा सीरियस हो रहे हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है। और सारे लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं। जिनके पास कुछ पैसा है उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मनमौजी पैसा ले रहे हैं। कहीं कहीं तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ले रहे हैं पैसा। उसके बाद जब सीरियस होता है तो मेडिकल कॉलेज रेफर कर दे रहे हैं। तो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था का बिहार में बहुत खराब स्थिति है, बहुत। इसी से लोगों में दहशत मन में पड़ा हुआ है कि अगर ज्यादा सीरियस होगा तो क्या होने वाली है, क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम स्वास्थ्य को लेके। ऐसे अगर आम दिनों में कहिए तो स्वास्थ्य की स्थिति तो सही नहीं थी और आज तो और खराब हो गई है। अब जांच करने से तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है, उसकी व्यवस्था नहीं है कहीं कि कहाँ उसको रखा जाए।
सीरियस भी है, ज्यादा भी तेज है, बुखार रहा है, सर्दी खांसी, एक कह रहा है होम घर में रहो, होम आइसोलेशन हो जाए, और वहीं पे तुमको हम दवा भेज देंगे। आशा के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से दवा घर तक पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन व्यवस्था स्वास्थ्य का जहां तक कहिएगा वहां बहुत खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल खराब है यहाँ पे। तो रमा सिंह जी, जो कोविड के अलावा अगर मान लीजिए किसी को जो पहले भी नॉर्मल तबीयत खराब है या किसी को गंभीर रूप से तबीयत खराब है और वो कोविड नहीं है केस उनका, तो वो इस समय कैसे अपने स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को ले पा रहे हैं? अभी जो प्राइवेट, वो लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जा रहा है आम बीमारी को लेकर, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर के मर्जी के ऊपर है कि डॉक्टर देखेगा कि नहीं देखेगा, और देख भी रहा है तो 1 का 3 पैसा मांग रहा है। स्थिति अगर आप सही इस बात को समझा जाए तो मिला जुला की स्थिति अभी बहुत खराब है। आम लोग दहशत में पड़े हुए हैं कि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ इलाज होगा, यही स्थिति बनी हुई है यहाँ की। तो राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोकल गांव स्तर पे जो हमारे आशा कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता जो इस तरीके से थोड़ा बहुत मदद कर पाते हैं और प्राथमिक उपचार केंद्र या सामुदायिक उपचार केंद्र जो चलते हैं, उनकी क्या स्थिति है इस समय? क्या वो एक तो कोविड रिलेटेड और बिना कोविड के भी जिस तरीके से जो केसेस नॉर्मल लोगों की तबीयत खराब के आ रहे होंगे, उससे वो लोग किस तरीके से अपना डील कर पा रहे हैं? राजकुमार जी। जी जी, उसमें जो स्वास्थ्य की सेवा में जो आप जानकारी जो लेना चाह रहे हैं, जो सरकारी जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, अधिकांश स्वास्थ्य उपकेंद्र खुल नहीं रहे हैं, बंद हैं। और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर जो बड़े डॉक्टर, जो एमबीबीएस रैंक के जो डॉक्टर हैं, वो बैठ नहीं रहे हैं। जब डॉक्टर ही वहां नहीं बैठेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा, कौन करेगा? दूसरी बात, बेतिया में जो बड़े अस्पताल है वहां पर अब वहां कॉलेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें जो डॉक्टर जो पढ़ा रहे हैं वही जो है अस्पताल को चला रहे हैं। बाकी जो डॉक्टर थे उनका तबादला कर दिया गया। जब किसी भी अस्पताल या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो इसका अभाव है, तो मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है, समस्या ही है। और रही बात की कोरोना जांच के प्रति मैंने स्वास्थ्य विभाग काफी मैंने उदासीन है। कुछ जगह कैंप लगाए गए तो कुछ जगह यह बात भी सुनने को मिला कि लोग वहां डर से नहीं पहुंचे। ऐसी भी जो है घटनाएं सामने आई। कुछ जगह मैंने स्वास्थ्य डॉक्टर्स जो है पीएससी के द्वारा जो है कैंप लगाए गए कि भाई जांच वगैरह आप लोगों की जाएगी। उसमें जो है थोड़ा अवेयरनेस वगैरह जो है, जागरूकता वगैरह का अभाव है। सबसे पहले तो आशा और एएनएम को जो है, आंगनबाड़ी है, सेविका, जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों का एक बिना माहौल बनाए जो है हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है एक जांच हो। और जो इसके अलावा जो अन्य जो बीमारियां हैं, कालाजार, मलेरिया वगैरह, इस सब का दवा जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र पर नहीं है, पीएचसी पर है, ब्लॉक स्तर पर। तो अगर मान लीजिए साधारण जो मरीज है, ब्लॉक जो जाने में सक्षम नहीं है, अगर पंचायत की जो स्वास्थ्य केंद्र अगर खुलते, वहाँ एएनएम अगर नियमित बैठती, मान लीजिए डॉक्टर नहीं है तो ठीक है चलेगा, एएनएम अगर नियमित बैठना शुरू करें तो अन्य बीमारियां और कोरोना के संदर्भ में जो है एक वातावरण बनेगा, ज्यादा से ज्यादा जांच की व्यवस्था हो कि भाई इस पर जो है बीमारी पर रोक लगाया जाए। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं की स्थिति काफी लचर है, मिला जुला कर यही स्थिति है। अंजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पिछले 2-3 महीने से बिहार पे डेटा ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो इस तरीके से हेल्थ के सब लोग बता रहे हैं, रमा सिंह जी भी, राजकुमार जी, की लगातार जो है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, पहले भी सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप डेटा के माध्यम से मैं थोड़ा बता पाए कि क्या हेल्थ के जो आशा एएनएम जो थे या जो आपने एक्सपीरियंस किया बाद में, तो क्या उसमें एक तरह का लगातार डिग्रेडेशन आया है? और अगर आप 1-2 इनपुट दे पाए कि उन्होंने किस प्रकार के कारण बताए कि भाई वो अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्या कारण रहे? जैसे कि अगर
अगर हम लॉन्गिट्यूडनली बात करें डेटा के हिसाब से, तो मई में तो फिर भी मतलब हेल्थ का स्कोर थोड़ा हाई था कि लोग सब ब्लॉक एक्सपर्ट्स यही कहते थे कि क्वारंटीन सेंटर्स हैं अवेलेबल विलेज लेवल पे, बट अब जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं ना क्वारंटीन सेंटर अवेलेबल है ना कोई मतलब लोगों सिर्फ होम आइसोलेशन ही एक सोर्स रह गया है माइग्रेंट्स का भी, और जो वहाँ लोग रह भी रहे हैं एक तरह से वो ही एक चीज है जो अवेलेबल है ब्लॉक लेवल पे। तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल भी है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही है, ब्लॉक लेवल पे भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स फॉर कोविड एज वेल एज फॉर दूसरे स्वास्थ्य सुविधाएं वो अभी भी अनअवेलेबल है। ये तो रही बात नॉर्थ बिहार की। अगर हम थोड़ा साउथ ईस्ट बिहार की बात करें या जो आंगा रीजन की बात करें, तो जुलाई में वहां पर सुविधाएं फिर भी इम्प्रूव हुई है डेटा वाइज, उसके स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बट यही जो तिरहुत रीजन है या कोसी सीमांचल रीजन है वहां पर स्कोर्स ड्रॉप हुए हैं स्वास्थ्य सुविधाएं के, आंगनवाड़ी भी चलना बंद हो गए हैं। जो पहले सर्वे वर्वे हो रहा था वो कहीं ना कहीं फ्लड और जो एडेड लॉकडाउन है उससे कहीं ना कहीं वो रुक गया है और कम हो गया है। रमा सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे हमने कई जगह बात की, हमें ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने पहले जब वो अपने दूसरे इलाके में थे जहां वो काम कर रहे थे और लॉकडाउन लगा, जो बिहार वापस आए तो उन्होंने उधार लिया था काफी पैसा कि हम किसी तरह अपने घर पहुंच पाए। मालिकों ने, कुछ लोगों ने पेमेंट किया, कुछ ने नहीं किया, फिर वो लोग किसी तरह घर आए। और अभी आपने शुरुआत में भी बताया था कि अभी बहुत सारे लोगों ने वापस जाना शुरू किया है, तो उसके लिए भी लोग एक कीमत चुका रहे होंगे। तो कुछ लोगों के पास पैसा होगा, कुछ लोग उधार ले रहे होंगे, तो उसकी क्या स्थिति है? अगर आप थोड़ा बता पाए कि भाई किस तरीके से जो लोग हैं, क्या वो बहुत ज्यादा कर्जे ले करके वापस जा रहे हैं या बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए आए थे, तो किस तरीके से उनकी स्थिति है, अगर आप बता पाए। देखिए, जब उस समय जिस समय वो आए थे उस समय उनके पास पैसा बहुत कम थोड़ा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में उन्होंने किराना दुकान से उधार अनाज लेके खाया। अब अभी जो जहाँ से जो कंपनी वाले बस भेज रहे हैं वो तो उस चले जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से नहीं आ रहा है अपने से पैसा लगा के जा रहे हैं, तो वे महाजन से 5 रुपये 10 रुपये मनमौजा महाजन साहूकार जो पैसा इनसे ले रहा है सूद पर पैसा लेके जा रहे हैं। 5 रुपये सैकड़ा कहीं ले रहा है, कहीं 7 रुपये, कहीं 10 रुपये सैकड़ा भी ले रहा है, मनमौजी पैसा मांग रहा है। और फिर वे अपना पैसा जो ट्रेन से जाने में इनको 600 रुपया 1000 रुपया में ही चले जाते थे, आज 1500 1700 और 4000 5000 रुपया भी लगा के और ये लौट रहे हैं फिर काम करने के लिए, क्योंकि इनकी स्थिति यहाँ रहने से बहुत खराब लग रहा है, बहुत दयनीय इनकी स्थिति होती जा रही है। कर्जा कार करके खा रहे हैं, कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई आमदनी का साधन नहीं है, तो इन्हें लगा कि फिर हम जहाँ काम करते थे वहीं जाएंगे तो हमको कुछ रोजी की उपाय लगेगी, और यहाँ बिहार में नहीं मिलने वाला है क्योंकि कोई रोजगार नहीं है। यहाँ बाढ़ से भी परेशान है लोग, बरसात से भी परेशान है, रोजगार नहीं है, रोज रोज सरकार का नियम बदल रहा है लॉकडाउन का, आज कैसे लॉकडाउन हो, कल कैसे हो। तो कुछ लोग तो कर्जा लेके जा रहे हैं, लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कंपनी ने बस भेजा है तो कुछ लोग बस से भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका परिवार पूरे कर्जा में डूबा हुआ है। अब हम कहते हैं एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज राशन कोटा से मिल रहा है, क्या महीना में एक व्यक्ति 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं से उसका पेट भर जाएगा? 30 दिन में वो 5 किलो ही अनाज खाएगा एक आदमी? तो जो सहारा उसको थोड़ा मिल रहा है, लेकिन जो मिलना चाहिए भरपूर वो उसको नहीं मिल रहा है। तो इस कारण उन्होंने आए भी और फिर लौट के जा भी रहे हैं काम करने के लिए। राजकुमार जी, वही मैं आपसे जानना चाहूंगा जो भी मैं रमन से पूछ रहा था कि लोगों ने इस समय काफी उधार देना शुरू कर दिया है। जब वापस आए थे तब भी कर्जे में डूबे हुए थे और अभी वापस जा रहे हैं तो फिर कर्जा लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर भी बिहार में जब तक वक्त रहे तो उन्हें कुछ आजीविका मिली नहीं। तो क्या स्थिति है लोगों की पैसे को लेकर के, कि क्या काफी लोग आपके क्षेत्र में भी कर्जे में बहुत ज्यादा डूब चुके हैं जिसके लिए वो वापस जा रहे हैं, कि क्या स्थिति है, आप बता पाए तो। जी जी, उसमें सच्चाई जो आभा जी बोली है, स्थिति मिला जुला कर मेरे इलाके में भी वही हालत है। लोग बेकार में, यहाँ तो कोई रोजगार है नहीं, मनरेगा वगैरह चलता था, थोड़ा बहुत जो काम मिला 10 दिन 5 दिन काम किए, बाकी जो है बैठे खाए, बाकी दिन जो है साग सब्जी का अभाव रहा तो कर्ज लेकर
उधार लेकर जो है किराने दुकानदार जो है बाद में बंद कर दिया। अब विवश होकर जो है अब फिर पुनः वापस जहाँ पहले काम करते थे वहां लौट रहे हैं। तो वही चीज है जो आभा जी बताई, ये सूद पर पैसे जो है, और उसमें भी सूद का पैसा जो है परसेंटेज जो बता रही है 5-10 रुपये सैकड़ा। तो अब तो परिवार चलाना है, यहाँ तो कोई रोजगार है नहीं, तो मजदूर होकर जो है मैंने अभी तक जो है 50% से ज्यादा मजदूर जो है कर्ज लेकर वापस जहाँ पहले काम करते थे वहां लौट गए हैं। स्थिति जो है यही है फिलहाल। अभी बाकी लोग जो है जाने की तैयारी में है, लेकिन जो है सुविधा वहाँ बस वगैरह जो है उधर से आना और बुलाने वाला अगर बस देता है, साधन देता है, तो ये लोग भी वापस चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी घर पर ही जो है अपना जो कुछ है उसी से जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। तो राजकुमार जी, आप आगे की स्थिति को कैसे देखते हैं कि किस तरीके से जो है थोड़ा छोटे तौर पे और कैसे स्थिति सुधारी जा सकती है? क्या उसमें सरकार को थोड़ा और अग्रणी भूमिका निभानी होगी, या किस तरीके से जो संस्थाएं हैं उन्हें थोड़ा और रोल करना होगा? आप कैसे देखते हैं कि आगे थोड़ी स्थिति में सुधार है, उसके लिए किस तरीके की चीजें उनको करने की जरूरत है? ना तो सरकार ने तो जो है यह प्रवासी मजदूरों को तो आश्वासन दिया ना कि यहीं पर जो है छोटे छोटे रोजगार से जो है अपना जीविका उपार्जन करेंगे मजदूर। कहाँ किसी को रोजगार कोई मिला? पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं किसने जो है मैंने कोई जो है ऐसा छोटा सा काम, एक दुकान खोलने का भी कोई साधन तो नहीं मिला। सरकार तो ये तो सब ये तो अनावश्यक ये सब, हम लोग सीधे आरोप तो भी नहीं लगा सकते। सच्चाई तो यही है कि किसी को कोई रोजगार वगैरह मिला नहीं। अगर रोजगार मिलता, अब जैसे ठेला वगैरह साग सब्जी वाला है, अब तो ग्रामीण इलाके में जो लॉकडाउन के कारण है इतना बजे से इतना बजे बाजार खुलेगा, बाद में जो है उसमें किसी का सामान जो है नहीं बिका और इंतजार कर रहा है, तो पुलिस गई है सुख जो है उसकी पिटाई की, चले तुम जो है तुम टाइम टेबल का ख्याल नहीं रख रहे हो। तो चारों तरफ से जो है मैंने चारों तरफ चरतरफा जो है हमला जो है, प्रशासन जो है इधर पुलिस प्रशासन भी जो है प्रताड़ित कर रही है, उसका भी झेल रहे हैं। तो अभी कोई रोजगार का कोई संभावना यहाँ छोटे छोटे जो रोजगार देने की बात थी सरकार के द्वारा, कुछ कर्ज भी देकर भी जो है अगर छोटे छोटे किराना दुकान भी लोग खोलते, बकरी पालन मुर्गी पालन, उससे भी एक जीने का आधार होता, उसका भी कोई साधन कोई दिख नहीं रहा है सरकार की तरफ से या जनप्रतिनिधियों के द्वारा। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को, ताकि थोड़ा अगर ये बेहतर कर सकें तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, उसमें तो मेरा सुझाव होगा कि जो लोग वापस आए वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा छोटे ही स्तर पर, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, छोटे छोटे स्तर पर एक मैंने एक ऋण देकर, लोन देकर, और उसको जो है एक अपना काम जो है करने का, जीने का, जीविकोपार्जन करने का साधन जो है दिया जाता। उसमें जो पंचायत के जो मुखिया हैं, जो पंचायत के जो वार्ड सदस्य हैं, उसका एक सर्वे जो हो पहले कि वास्तव में जो इस रोजगार से जुड़ने वाले जो मजदूर हैं कौन लायक है। राजमिस्त्री का काम करने वाला है तो उसका एक कैटेगरी बन जाए, आपको जो सब्जी बेचने वाला मजदूर है उसका एक हो जाए, ठेला चलाने वाला, इस टाइप का एक जो है मैंने प्रवासी मजदूरों का पहले एक सर्वे हो कि वह कौन सा काम जो है करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है संसाधन के रूप में ही हो कि सरकार जो है स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उन्हें एक छोटी सी रकम जो है देकर सहयोग करे कि भाई इतने पैसे जो है मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस राशि से जो है एक अपना जीविकोपार्जन का काम शुरू करो। धन्यवाद राजकुमार जी। रंभा सिंह जी, मैं आपसे भी वही सवाल जानना चाहूंगा कि आगे की स्थिति को आप कैसे देखते हैं अपने क्षेत्र में, कि किस तरीके की चीजें और बदलने वाली हैं, या पंचायत स्तर से चीजें बदलें और किस तरीके से आगे का रास्ता एक तय हो? हाँ ये हाँ
हाँ हाँ, एक बात सही है, पंचायत स्तर पर सर्वे कराए कि लिस्ट या एक तरह का सूची बनाकर लिस्ट तैयार करे कि कौन से व्यक्ति कौन काम करने में निपुण है, वे क्या करना चाहते हैं, और छोटे छोटे लघु उद्योग टाइप का खोले और मनरेगा का काम शुरू करे। मनरेगा में जो कहीं कहीं जेसीबी लगा के काम करते हैं, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो ये ध्यान देके उसको काम से जोड़ा जाए। जो मजदूर है हमारे यहाँ उनको उस काम में लगाया जाए और छोटे छोटे लघु उद्योग तैयार किया जाए। अब बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, छोटे किराना दुकान हो, सब्जी का दुकान हो, कुछ न कुछ रोजगार से अगर जोड़ा जाएगा तब प्रवासी मजदूर रुक सकते हैं। लेकिन अभी जो हालात बनी हुई है, अभी तो उनको रुकने में भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है, घाटा ही दिख रहा है। उनके परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है, तो अभी तो उनको मजबूरी है कि वे लौट के फिर वही जा रहे हैं जहाँ वो कमा रहे थे। तो सरकार को चाहिए एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो माइग्रेंट लेबर है उनकी एक लिस्ट तैयार करके, और वे क्या करना चाहते हैं, किस तरह के काम में निपुण है, उस काम से उसको जोड़ने का काम करना चाहिए। आजीविका तभी तभी उनकी मजबूत होगी जब उनके अनुसार उनका काम मिलेगा। जी सही बात। हम अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके पास भी कोई सवाल हो तो वो हमें भेज सकते हैं। जी राजकुमार जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि भाई लोग लोन लें और उस प्रकार से सरकार उस तरीके को फैसिलिटेट करे तो लोगों की जो आजीविका है, लोगों की जो कंडीशन है आने वाले समय में थोड़ी बेटर हो। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसमें आप जो एक सिविल सोसाइटी का जो रोल है या जिस तरीके से थोड़ा पंचायतों का रोल है उसको कैसे देखते हैं, हेलो ज्यादा काम करते हैं, उनका आप रोल कैसे देखते हैं कि वो किस प्रकार से जो है इस स्थिति को थोड़ा और बेटर करने के लिए उनके लिए आगे का रास्ता कैसे हो सकता है? इसके लिए तो आपको एक उनके साथ हम लोगों को एक संवाद जो है जनप्रतिनिधियों और हम लोगों के साथ जो है एक संवाद गोष्ठी के द्वारा जो है एक रणनीति हम लोग बना सकते हैं कि भाई ये जो हालात है, वर्तमान जो स्थिति है, उस पर एक सेमिनार हो लोकल स्तर पर, और जो है वहां से जो है चीजें निकाली जाए कि भाई आगे मैंने क्या किया जा सकता है अगली बहुत एक मैंने संवाद जनप्रतिनिधियों और जो प्रवासी मजदूर, ये दोनों के साथ जो है एक संवाद का मैंने मेरा सुझाव होगा कि संवाद हो और तो चीजें जो है वहां से निकाली जाए। जनप्रतिनिधि भी जो है उसमें कैसे सहयोग करना चाह रहे हैं, उसमें जनप्रतिनिधि को का जो नियत है, देखिए नियत का कहने का तात्पर्य मेरा कि केवल वे अपने पेट भर रहा है, कोई भी स्कीम है उसमें मजदूरों का ख्याल नहीं कर रहा है। यहाँ तक उसको तो ये तो हमको लग रहा है अधिकांश पूरे बिहार के हर एक ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनकी भी नियत वही है कमाने का। कोई दिल से यह चीज जो है मजदूरों को नहीं चाह रहा है कि भाई वास्तव में मैंने नियत साफ जब तक बॉस नहीं होगा तब तक मजदूरों की हालत जो है, जनप्रतिनिधियों की जो है नियत और प्रशासन का भी जो काम करने वाले जो उसमें भी प्रशासन में जो अच्छे लोग हैं उनका भी एक लिस्टिंग किया जाए। जनप्रतिनिधि में भी कुछ परसेंटेज लोग हैं कि वास्तव में धरातल पर जो काम करते हैं, तो एक ऐसे लोगों का जो है चयन करके कि भाई आप जो काम किए हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, जो लोग मुखिया लोग अच्छा काम किया कि भाई आपने कैसे इतना अच्छा काम किया, उसका एक प्रभाव दूसरे बगल वाले जो जनप्रतिनिधि है उनको एक छोटे से स्तर पर जो है मैंने ज्यादा पूरे इतनी लंबी योजना नहीं, एक छोटी 2-3 पंचायतों से जो है एक अभियान चलाकर उसमें जो अच्छे प्रोफेसर हैं, आपको जो सामाजिक काम में जो रुचि रखते हैं, सोशल एनजीओ वाले हैं, अच्छे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक संयुक्त जो है सेमिनार हो किया जाए और वहां से जो है छोटे स्तर पर जो है जो प्रवासी लोगों का जो समस्या है उसको स्वरोजगार से जोड़ा जाए। जी देखिए कोई परिवार छोड़कर जो है सर बाहर जाना नहीं चाह रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा छोटा बच्चा, अब उसको बाहर जाने से उसका परिवार बिखर जा रहा है, बच्चे रोड पर खेल रहे हैं,
शिक्षा पढ़ाई लिखाई पर भी कोई निगरानी नहीं है। माँ अगर बोल रही है तो उसका कोई जो है बात नहीं मान रहा है लड़का लड़की। तो एक चीज जो है, एक निगरानी भी खत्म हो जा रही है। तो एक आने वाला जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो भी बिगड़ते जा रहा है। अगर छोटा मजदूरा है, काम ही कर जी रहा है, अगर वह नियमित घर पर शाम सुबह रहे तो एक उसका अपना एक ढांचा रहेगा, उसी में वो अपना जीने का अंदाज बना लेगा। ऐसा टाइप का एक प्रोग्राम बनाना जाए। थैंक यू राजकुमार जी। प्रेमचंद जी, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है अभी जिस आपसे भी जानना चाहूंगा आपके क्षेत्र में जो भी हालात हैं, आपके क्षेत्र में जो कोविड में हालात हैं जी, अभी आप आगे का रास्ता कैसे देखते हैं? आगे का रास्ता कैसे चीजें बदल सकती हैं? थोड़ी चीजें बदल सकती, सरकार को, लोगों को आगे आके किस प्रकार के हालात में थोड़ा सुधार अच्छा। तो अभी जिस तरह से मास लेवल पर कोरोना का केस इंक्रीज हुआ है, अभी 1,20,000 से ज्यादा केसेस बिहार में हो गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। लोगों में जो जागरूकता होना चाहिए, जिस लेवल की जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। जब हम फील्ड में जाते हैं सर्वे के लिए या विजिट के लिए, तो वहाँ पे लोगों का ये कहना होता है कि कोरोना एक मैया है। सबसे पहली बात, ये मई के महीने में उभर कर आया था कि कोरोना माँ का अवतार है, जिसकी अगर हम पूजा करेंगे तो वो चली जाएंगी। हेलो जी। उसके बाद मतलब कई तरह के अंधविश्वास इससे जुड़े हैं कि हाँ, किसी मतलब गरीब महिला से अगर चूड़ियां लेकर पहनेंगे तो कोरोना दूर चली जाएंगी। तो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके कारण कोरोना का प्रकोप तो बढ़ा ही है। और एक्सेस ऑफ जो लाइवलीहुड है वो भी बहुत पुअर है। उसको बुरी तरह इफेक्ट किया है बाढ़ ने। अगर बाढ़ नहीं होता तो कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि मजदूरों ने, जो प्रवासी मजदूर बाहर थे घर आए, जो यहाँ के स्थानीय थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके खेती किया, लेकिन लगातार बारिश के कारण और बाढ़ के कारण सारी फसलें डूब गई हैं, जिससे अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए, जिस तरह से मतलब पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान छेड़ा है, उसको जमीनी स्तर पर उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के जनप्रतिनिधियों से लेकर हायर अथॉरिटी तक एक चेन बनाना पड़ेगा और उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी बहुत ही स्ट्रिक्टली। तभी जाके ग्रामीण क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया जा सकता है। अगर जो हायर लेवल का जो मॉनिटरिंग ग्रास रूट तक अच्छे से नहीं हो पाता है, तब तो काफी दिक्कत होगी। और जो छोटे छोटे चीजें होती है, जैसे किचन गार्डनिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या जो हैंडलूम्स हो रहे चीजें हैं, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो हैंडलूम का निर्माण करती हैं। और बहुत से अधिक लोग पशुपालन से, मुर्गी पालन से या खेती से जुड़े हुए हैं। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करके, सर्वे करके, तब एक पहले से प्री प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, समाज के निचले तबके तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि एक तो पुअर स्टेट है बिहार, किसी के पास मतलब फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है कि वो खुद से स्टार्टअप वगैरह कर पाए या कुछ नया शुरू कर पाए। ऐसे में सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ उनको किसी सब्सिडी के द्वारा हो गया या किसी योजना के तहत उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देकर खड़ा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। प्रेमचंद जी, आपने जो भी शेयर किया, और हमें अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से बदलाव लाएं। मगर आप लोगों से बात करके ये चीज़ तो बहुत साफ दिख रही है कि अभी बिहार में हालात काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं, जिसमें कोविड की हालात और बाढ़ की जो दोहरी मार चल रही है वहाँ पर। अब ये देखना होगा कि आगे अभी हालात किस तरीके से और बदलेंगे।
मगर अभी तो हालात काफ़ी ख़राब हैं और स्थिति को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। मगर धन्यवाद, आप लोगों ने इतने सारे सजेशंस भी दिए, रंबा जी, राजकुमार जी, प्रेमचंद जी, कि हम आगे किस प्रकार से चीज़ों को बदल सकते हैं। स्पेशली जैसे राजकुमार जी और रंबा जी ने बताया कि एक गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम चीज़ों को कलेक्ट करें कि भाई जो लेवल पे लोगों के स्किल्स हैं और उस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करें और उस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ सकें, वो एक काफ़ी अच्छा और उपयोगी कदम होगा मुझे लगता है सरकार के लिए और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए। और डेफिनेटली वो प्रवासी मजदूरों को भी बहुत अच्छे से मदद करेगा। और जैसे राजकुमार जी ने बोला कि भाई हर कोई अपना घर इस तरीके से छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो भी चाहते हैं कि उनके पास उस तरीके के मौके हों तो वो आगे दूसरे बड़े शहरों में उस तरीके से कम जा पाएँ। बट एक अच्छा डिस्कशन रहा, एक अच्छी बातचीत रही। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, और माफ़ी चाहूँगा कि हम थोड़ा देर से शुरू कर पाए कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से। बट आप सभी लोग जो इससे जुड़े और मेरे पैनलिस्ट और जितने भी दर्शक, जितने भी लोग इससे में रहे हमारे साथ, और स्पेशली नबिला और अंजलि का जो हमारे आई कार्ड से सहयोगी हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू।